आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात कर रहे हैं, पैसा। मतलब आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा। और इसके लिए हमारे पास एक दिलचस्प किताब है, बचत का जादू। आज हम इसी के विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है ना, ये है कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़ा फर्क ला सकती हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस किताब से वो नुक्ते निकालेंगे जो प्रैक्टिकल हों। बचत करना, धीरे धीरे कुछ जोड़ना, परिवार का खर्च चलाना और हाँ, थोड़ा बहुत निवेश के बारे में भी समझना। और अच्छी बात यह है कि ये सब भारी भरकम ज्ञान नहीं है, रोज की जिंदगी की बातें हैं, सिंपल स्टेप्स। तो चले खोलते हैं इस बचत के जादू के पिटारे को, देखते हैं क्या है इसमें। किताब की शुरुआत ही एक बहुत बुनियादी लेकिन पावरफुल आइडिया से होती है कि रोज की छोटी बचत अगर लगातार करें तो वो मिलकर काफी बड़ी हो जाती है। एक सीधा सा हिसाब दिया है उसमें, रोज के बस 50 रुपए, हाँ, 50 रुपए रोज। महीने के 1500 रुपए और साल के 18,000 रुपए। बिल्कुल। और ये 50 रुपए सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, पर किताब कहती है कि असली ताकत आदत में है, रोज करने में। सही बात है, जैसे वो चाय वाला उदाहरण, रोज बाहर चाय पीने की बजाय घर पे पी ली, 20-30 रुपए बच गए। हाँ, पता भी नहीं चलता, लेकिन साल के आखिर में देखो तो ठीक ठाक रकम बन जाती है। और किताब ना इस छोटी बचत के पीछे की सोच पर भी जोर देती है। ये सिर्फ पैसे दबाना नहीं है, यह है अपनी जरूरतों को समझना। और यही वो जरूरत और इच्छा वाली बात आती है। हाँ, जरूरत बनाम इच्छा, ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल। किताब कहती है, खुद से पूछो, क्या ये चीज वाकई चाहिए या बस मन कर रहा है। मतलब, क्या ये कोई असल जरूरत पूरी कर रही है या बस एक शौक है। खासकर कपड़े, गैजेट्स, सजावट का सामान, इन पर तो अक्सर। हाँ हाँ, इन पर तो खर्च हो ही जाता है बिना सोचे। तो इस पर लगाम कैसे लगाएं? किताब क्या कहती है? किताब एक बहुत कारगर तरीका बताती है, बजट बनाना। घरेलू बजट सुनने में थोड़ा उबाऊ लगता है शायद। हाँ, लगता तो है। इस और कितना, मतलब ऑप्शनल खर्च, बाहर खाना, घूमना, शौकिया खरीदारी। अच्छा। और इसी से पता चलता है कि कहाँ कटौती हो सकती है, कहाँ गुंजाइश है। और वो ऑफर्स और सेल का क्या? आजकल तो हर तरफ डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। हाँ, उस पर भी किताब आगाह करती है। छूट अच्छी है, पर सिर्फ इसलिए कुछ खरीद लेना कि सस्ता मिल रहा है, जबकि जरूरत नहीं है, तो वो बचत के उसूल के खिलाफ है। बात तो सही है। और दिलचस्प बात यह है कि किताब इन छोटी रोजमर्रा की आदतों को ही मजबूत आर्थिक भविष्य की नींव मानती है। अनुशासन यहीं से शुरू होता है। हाँ, ये बात मुझे भी बहुत सही लगी कि छोटी आदतें ही नींव है। लेकिन नींव के बाद मजबूत इमारत कैसे बनाएं? लंबी मजबूती के लिए क्या कदम है? नींव के बाद आती है सुरक्षा की दीवार। और यहाँ किताब जोर देती है इमरजेंसी फंड पर। इमरजेंसी फंड मतलब कम से कम 3 से 6 महीने के जो आपके जरूरी खर्चे हैं ना, अच्छा, उसके बराबर पैसा अलग रखना। बिल्कुल अलग। किस लिए? किसी भी अचानक आई मुश्किल के लिए, जैसे भगवान न करे नौकरी चले गई, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई। हाँ, आजकल कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। या घर में कोई बड़ा खर्च आ गया, तो ये फंड आपको कर्ज लेने से बचाता है। एक एक सुरक्षा कवच है, मन शांत रहता है। ये तो बहुत जरूरी बात है। पर रखें कहाँ इस पैसे को? क्या इसे भी कहीं लगा दें? नहीं नहीं, किताब इस बारे में साफ कहती है, इमरजेंसी फंड का मकसद कमाई करना नहीं है, इसका मकसद है जरूरत पड़ने पर तुरंत मिलना। अच्छा। तो इसे ऐसी जगह रखें जहां से आसानी से और बिना नुकसान के पैसा निकाल सकें। जैसे एक अलग सेविंग अकाउंट खोल लें, या बैंक की एफडी जिसे जरूरत पड़ने पर तोड़ सकें। एफडी, ठीक है। या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड, ये भी एक ऑप्शन है। इनमें पैसा बहुत कम समय के लिए लगता है, रिस्क ना के बराबर होता है, और 1-2 दिन में पैसा मिल जाता है। ओके, तो मतलब सुरक्षा और तुरंत मिलना ये जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड हो गई पहली दीवार। जी। इसके अलावा और क्या सुरक्षा उपाय हैं? दूसरी अहम दीवार है बीमा, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। हाँ, किताब कहती है कि सही इंश्योरेंस कवर लेना स्मार्ट प्लानिंग है, फिजूल खर्ची नहीं। खासतौर पर 2 तरह के बीमा, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो हाँ आजकल बहुत जरूरी हो गया है, इलाज कितना महंगा है। वही तो, एक बड़ी बीमारी पूरी बचत खत्म कर सकती है। हेल्थ इंश्योरेंस इसी बोझ से बचाता है। और दूसरा है टर्म प्लान। ये जीवन बीमा का एक सीधा साधा रूप है। टर्म प्लान। हाँ, मतलब एक तय समय के लिए होता है, मान लीजिए 20-30 साल। अगर इस दौरान बीमा लेने वाले को कुछ हो जाता है, तो परिवार को एक मुश्त रकम मिल जाती है। अच्छा। इसका प्रीमियम भी कम होता है पारंपरिक पॉलिसियों से, और ये परिवार को संभालने में बहुत मदद करता है।
तो किताब कहती है ये दोनों बीमा होने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, हर कमाने वाले सदस्य के पास ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बीमा के बाद अब क्या निवेश की तरफ बढ़े? जी, सुरक्षा के इंतजाम हो गए, अब पैसे को काम पर लगाने का समय है। मतलब निवेश। किताब यहाँ नियमित निवेश पर जोर देती है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट। और इसके लिए एक बहुत पॉपुलर तरीका बताती है SIP। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हाँ, वही। SIP के जरिए आप हर महीने एक तय रकम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। ये रकम छोटी भी हो सकती है, 500 रुपया, 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा, किताब इसे आम निवेशक के लिए बेहतरीन मानती है। क्यों? क्योंकि एक तो अनुशासन आता है, हर महीने पैसा कट जाता है। हाँ, आदत बन जाती है। दूसरा, बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती, वो एवरेज आउट हो जाता है। अच्छा, और सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग, चक्रवृद्धि ब्याज। कंपाउंडिंग वो कैसे काम करता है? मतलब आपके निवेश पर जो कमाई होती है ना, वो भी वापस निवेश हो जाती है और फिर उस कमाई पर भी कमाई होती है। अरे वाह, तो लंबे समय में पैसा सिर्फ जुड़ता नहीं, तेजी से बढ़ता है। ये तो कमाल है। हाँ, और इसके साथ किताब एक और जरूरी बात कहती है, फालतू के कर्ज से बचें। कर्ज? हाँ, खासकर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करें, पर बहुत सोच समझकर। बिल टाइम पर भरें, वरना बहुत महंगा पड़ता है। सही बात है। उधार तभी लें जब बहुत जरूरी हो और किसी अच्छी चीज के लिए, जैसे घर के लिए होम लोन या पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन। शौकिया खर्चों के लिए कर्ज लेना वो एक जाल है, उससे बचना चाहिए। कर्ज का मैनेजमेंट वाकई जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गई व्यक्तिगत बातें। परिवार के स्तर पर क्या कहती है किताब? अक्सर घरों में पैसे पर बात नहीं होती ना। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। और किताब इसी चुप्पी को तोड़ने को कहती है। एक बड़ा संदेश है किताब का कि परिवार में पैसों को लेकर खुली बात होनी चाहिए, ईमानदारी से। हाँ, वरना गलतफहमियां हो जाती हैं। बिल्कुल। राजदारी रखना या अकेले फैसले लेना ठीक नहीं। किताब कहती है सबको शामिल करो। मतलब घर के बजट में, खर्च की प्लानिंग में, बचत के टारगेट में, उम्र के हिसाब से बच्चों को भी। बच्चों को भी? हाँ, इससे सब में एक जिम्मेदारी आती है, टीम वाली भावना आती है। ये तो अच्छी बात है, पर करें कैसे? कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताएं। हाँ, कई अच्छे सुझाव हैं। जैसे बच्चों को छोटी उम्र से ही पैसे की कीमत सिखाओ, बचत करना सिखाओ, उन्हें पॉकेट मनी दो और कहो कि इसका कुछ हिस्सा बचाएं, गुल्लक में या छोटे अकाउंट में। घर में बिजली पानी ध्यान से इस्तेमाल करना, ये भी तो बचत ही है। हाँ, है तो। और बाहर खाने पर जो खर्च होता है उसे कम करने की सलाह है। हफ्ते में एक आध बार घर पर ही कुछ अच्छा बना लो सब मिलकर। सस्ता भी पड़ेगा और साथ में टाइम भी बीतेगा। बिल्कुल। और एक और कारगर तरीका, मिलकर कोई टारगेट तय करो। टारगेट? जैसे? जैसे अगले साल छुट्टियों पर जाना है, उसके लिए पैसे जमा करने हैं, या बच्चों के कॉलेज के लिए फंड बनाना है, या घर की डाउन पेमेंट जमा करनी है। जब एक साझा लक्ष्य होता है ना, हाँ, तो रोज के छोटे मोटे खर्चों पर कंट्रोल रखना आसान हो जाता है। हाँ, सबको पता होता है कि बचत क्यों कर रहे हैं। ये बात सही है। किताब तो ये भी कहती है कि घर में एक छोटा सा बजट चार्ट या बोर्ड लगा लो जहां सब देख सकें। हाँ, पारदर्शिता रहती है। बच्चों को पैसे की कीमत सिखाना, ये वाकई बहुत जरूरी सीख है। अच्छा, अब थोड़ा निवेश की बारीकियों पर आते हैं। किताब में सोने चांदी के बारे में भी बात है। भारत में तो ये बड़ा पारंपरिक निवेश है। हाँ है, और किताब इसे खारिज नहीं करती। वो मानती है कि सोना चांदी लंबे समय के लिए, खासकर जब बाजार में उथल पुथल हो, तो एक सुरक्षित निवेश हो सकता है, पोर्टफोलियो को स्थिरता देते हैं। लेकिन कुछ चेतावनियां भी हैं। पहली, ये जरूरी नहीं कि सोना चांदी हमेशा महंगाई को मात दे पाए। अच्छा, मतलब हो सकता है उनकी कीमत उतनी तेजी से न बढ़े जितनी महंगाई बढ़ रही है। ओके। दूसरी बात, इनमें निवेश करें पर अपने कुल निवेश का एक सीमित हिस्सा ही, मान लीजिए 5 से 10%। सारा पैसा सोने चांदी में लगाना ठीक नहीं। ठीक है। और आजकल फिजिकल सोना खरीदने के अलावा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, SGB या गोल्ड ETF जैसे ऑप्शंस भी हैं। किताब इन्हें ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक मानती है। चोरी की चिंता नहीं, रखने की झंझट नहीं। SGB पर तो ब्याज भी मिलता है। अच्छा, ये SGB और ETF बेहतर है मतलब? हाँ, कई मामलों में। ठीक है। सोने चांदी के अलावा हमने SIP की बात की थी। म्यूचुअल फंड और SIP पर कुछ और बताती है किताब? ये काम कैसे करते हैं, कौन सा चुने? हाँ, म्यूचुअल फंड और SIP को किताब आम निवेशकों के लिए बहुत पावरफुल मानती है, लंबी अवधि में पैसा बनाने के लिए। वो समझाती है कि म्यूचुअल फंड क्या है, बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके उसे शेयर बाजार, बॉन्ड वगैरह में लगाना। और ये काम प्रोफेशनल लोग करते हैं, फंड मैनेजर। अच्छा। SIP के जरिए आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के उसका हिस्सा बन जाते हैं। फायदे,
हमने बात की अनुशासन, सुविधा, हाँ, वो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, और सबसे बड़ा कंपाउंडिंग का जादू। किताब ये भी कहती है कि सही स्कीम चुनना बहुत जरूरी है। अपनी जरूरत, अपना लक्ष्य और आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इसके हिसाब से। ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए चाहे तो किसी जानकार फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें या फिर खुद रिसर्च करें। लंबे समय के लक्ष्य हैं, जैसे रिटायरमेंट या बच्चों की ऊंची पढ़ाई, तो अक्सर इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना अच्छा माना जाता है। इक्विटी फंड? उनमें रिस्क ज्यादा होता है। हाँ, थोड़ा ज्यादा होता है, पर लंबे समय में उनमें अच्छा रिटर्न देने की संभावना भी ज्यादा होती है। ठीक है, समझ गई। एसआईपी वाकई छोटे निवेशकों के लिए अच्छा जरिया लगता है, खासकर वो कंपाउंडिंग वाली बात। अच्छा, भविष्य की योजना सिर्फ बचत और निवेश शुरू करना ही काफी है या उसे कोई दिशा भी देनी है? दिशा देना बहुत जरूरी है। किताब इसे कहती है लक्ष्य आधारित निवेश, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। हाँ, मतलब आप पैसा जमा कर रहे हैं किसी खास मकसद के लिए। किताब कहती है अपने लक्ष्यों को समय के हिसाब से बांटो। जैसे छोटी अवधि के लक्ष्य, अगले 1-3 साल वाले, कार लेनी है, छुट्टियों पर जाना है, कर्ज चुकाना है। हाँ। इनके लिए कम रिस्क वाले निवेश ठीक हैं, जैसे शॉर्ट टर्म डेट फंड या एफडी। फिर आते हैं मध्यम अवधि के लक्ष्य, अगले 5-7 साल वाले, घर की डाउन पेमेंट, बच्चों की स्कूल फीस। इनके लिए बैलेंस्ड फंड या हाइब्रिड फंड देख सकते हैं, जिनमें शेयर और बॉन्ड दोनों होते हैं। और फिर लंबी अवधि के लक्ष्य, 10 साल या उससे ज्यादा, बच्चों का कॉलेज, उनकी शादी, अपना रिटायरमेंट। हाँ। इनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी सबसे सही माना जाता है, क्योंकि लंबे समय में इक्विटी अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो हर लक्ष्य के लिए अलग प्लान। हाँ, और समय समय पर उसे देखो भी, रिव्यू करो कि सही जा रहा है या नहीं। जरूरत हो तो बदलाव करो। ये लक्ष्य तय करने से चीजें काफी साफ हो जाती हैं, लेकिन प्लानिंग करते समय कई बार हम भटक भी जाते हैं ना। आजकल तो खर्च करने के इतने मौके हैं। क्या किताब इन जालों से बचने के बारे में कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल। और ये हिस्सा मुझे आज के समय में बहुत रेलेवेंट लगा। किताब उन आम खतरों या जालों को पहचानती है जो हमें फालतू खर्च की तरफ धकेलते हैं, हमारी बचत की योजनाओं को पटरी से उतार देते हैं। जैसे क्या उदाहरण है? कई हैं, जैसे बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग कर लेना। हाँ। मोबाइल पे कुछ देखा, पसंद आया, खरीद लिया। हाँ, ये तो होता है। या फिर फैशन और ट्रेंड का दबाव। हाँ। नए कपड़े, एक्सेसरीज सिर्फ इसलिए लेना कि वो चल रहे हैं। हाँ। महंगे गैजेट्स कम हो, हर साल नया फोन लेना, जबकि पुराने वाले के आधे फीचर भी इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, ये भी है। और वो रोज रोज बाहर खाना या ऑर्डर करना। हाँ। सुविधा लगती है, पर जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के ऑफर और ईएमआई का जाल भी तो है। बिल्कुल, अभी खरीदो बाद में चुकाओ। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर अक्सर जरूरत से ज्यादा खर्च करवा देता है। तो इनसे बचें कैसे? किताब एक बहुत आसान सा सवाल पूछने को कहती है। हर बार कुछ खरीदने से पहले खुद से पूछो, क्या ये वाकई जरूरी है? क्या ये वाकई जरूरी है? अगर जवाब नहीं है या कंफ्यूजन है तो रुक जाओ, शायद जरूरत नहीं है। ये छोटा सा सवाल हजारों बचा सकता है। बिल्कुल। किताब कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स भी देती है, खर्चों को ट्रैक करने या इन आदतों से बचने के लिए। जी हाँ, कुछ और ठोस सुझाव भी हैं, जैसे अपने खर्चे लिखो, चाहे डायरी में या किसी ऐप पर। हर छोटा बड़ा खर्च, पता तो चले पैसा गया कहाँ। हाँ, हिसाब रखना जरूरी है। डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड रखो, महीने में एक बार बैंक स्टेटमेंट या ऐप हिस्ट्री देखो। और परिवार के साथ महीने में एक बार बैठो, 15 मिनट ही सही, बजट, लक्ष्य, क्या चल रहा है, इस पर बात करो। पारिवारिक बैठक। ठीक है, हफ्ते या महीने में कुछ दिन तय कर लो, नो स्पेंड डे, मतलब उस दिन सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदेंगे, कोई फालतू खर्च नहीं। अरे वाह, नो स्पेंड डे। और बच्चों के साथ कोई सेविंग चैलेंज रखो, बचत को मजेदार बनाओ, जैसे मिलकर किसी खिलौने के लिए पैसे बचाना। ये सब तरीके तो काफी काम के लगते हैं, अपने पैसे पर कंट्रोल रखने में मदद करेंगे। बिल्कुल। चलिए अब अंत में आते हैं उस वास्तविक उदाहरण पर, राजेश जी का उदाहरण। ये कैसे दिखाता है कि ये सब बातें, ये थ्योरी असल में काम करती है? हाँ, राजेश जी का उदाहरण वो पूरी किताब का सारा एक तरह से। कहानी बहुत सीधी है। राजेश जी एक सामान्य नौकरी पेशा इंसान है, आमदनी बहुत ज्यादा नहीं। उन्होंने किताब से प्रेरणा ली और सिर्फ 50 रुपए रोज बचाना शुरू किया। वही 50 रुपए रोज? हाँ, सुनने में मामूली, पर उन्होंने अनुशासन से किया। महीने के 1500 रुपए जमा हुए, 2 साल में 36,000 रुपए जमा हो गए। 36,000 रुपए, ठीक है। यहां तक तो सिर्फ बचत थी। फिर उन्होंने अगला कदम उठाया, इस पैसे को एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी के जरिए निवेश करना शुरू किया। अच्छा, निवेश भी किया? हाँ, और फिर चला कंपाउंडिंग का जादू।
अगले 5 सालों में उनका वो शुरुआती 36,000 रुपए और बाद की नियमित एसआईपी, वो सब मिलकर 70,000 रुपए से ज्यादा बन गए। क्या बात है, 50 रुपए रोज से 70,000 से ज्यादा, ये तो वाकई कमाल है ना? और किताब कहती है ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। इस सफर ने राजेश जी और उनके परिवार को एक आर्थिक सुरक्षा दी है, एक आत्मविश्वास दिया है। वो अब न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं, बल्कि बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अलग से फंड बना रहे हैं। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि बचत और निवेश का रास्ता सबके लिए खुला है। आय कम हो या ज्यादा, फर्क नहीं पड़ता। अगर आदत डाल ली जाए थोड़ी थोड़ी बचत की और उसे समझदारी से निवेश किया जाए, तो धीरे धीरे ही सही पर मजबूती जरूर आती है। सही बात है। किताब का संदेश है, शुरू करो, चाहे रकम छोटी हो, और फिर लगे रहो। कंसिस्टेंसी इज की, निरंतरता जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा से और बचत का जादू से हमने जो समझा उसका सार क्या निकलता है? मेरे ख्याल से तो यही कि पैसा बचाना, उसे बढ़ाना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके लिए बहुत ज्ञान चाहिए या बहुत पैसा चाहिए। क्या, थोड़ी समझदारी, काफी सारा अनुशासन और लगातार कोशिश करते रहने की हिम्मत। बिल्कुल। रोज की छोटी बचत भी अगर सही प्लान हो और सब्र हो तो भविष्य में बड़ा सहारा बन सकती है। ये किताब यही भरोसा दिलाती है कि सही सोच और सही आदतों से आर्थिक आज़ादी, सुरक्षा और शायद एक ज्यादा खुशहाल जिंदगी, ये सब मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत हमें कैसे करना है, इसके बहुत अच्छे तरीके बताता है। और जाते जाते एक विचार में छोड़ना चाहूँगा जो इसी से जुड़ा है। देखिए, स्रोत में बचत और निवेश के प्रैक्टिकल पहलुओं पर तो काफ़ी ध्यान दिया है, पर क्या हम एक कदम और आगे जा सकते हैं? क्या अपने खर्च करने के ट्रिगर्स को समझना, मतलब वो कौन सी भावनाएं हैं, तनाव, बोरियत, खुशी, या कौन सी परिस्थितियां हैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना, ऑनलाइन सेल देखना, जो हमें अक्सर बिना सोचे समझे खर्च करने पर मजबूर करती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या इन ट्रिगर्स को पहचानना और उन पर काम करना हमें अपने पैसों पर और भी बेहतर कंट्रोल और शायद एक ज्यादा गहरा मानसिक सुकून पाने में मदद कर सकता है? इस पर सोचा जा सकता है कि हमारी खर्च करने की आदतें हमारी भावनाओं से कैसे जुड़ी हैं।